बेसिक बात ये है, ये बॉडी एक एसिड बेस बैलेंस और डिसबैलेंस में चलती है। अगर पूरी जिंदगी को कंसाइज कर लिया जाए इनटू वन डे, मान लीजिए एक ही दिन की जिंदगी, इट मीन्स व्हाट, आप डे शुरू हुआ जिंदगी शुरू हुई, डे एंड हुआ जिंदगी एंड हो गई। इस पूरे दिन में हम जो भी करते हैं हम एसिड बनाते हैं, जो भी करते हैं। अगर कोई थॉट आया तो वो भी एसिड बनाता है। अगर पॉजिटिव थॉट आया तो कम एसिड बनेगा, नेगेटिव थॉट आया तो ज्यादा एसिड बनेगा, लेकिन एसिड बनेगा। अगर हमने कुछ एक्सरसाइज किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, कुछ खाया तो गैस्ट्रिक एसिड बनेगा। एसिड बनता रहता है और बॉडी का काम है इस एसिड बेस बैलेंस और डिसबैलेंस को मेंटेन करना। बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं एसिड बेस बैलेंस और डिसबैलेंस को मेंटेन करने का: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही 4 तरीके, कोई और 5वां तरीका नहीं। अगर आपने सांस जल्दी जल्दी लेना शुरू किया तो आप एसिड ज्यादा बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिक ब्रीदिंग। इसीलिए लंबे सांस लेने वाले को अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसलिए हमारा बेसिक मूल मंत्र क्या है? पेशेंट्स जब भी आए उनको ये ट्रेनिंग दिया जाए कि अपने सांस को वॉच करिए। 1 मिनट में 8 बार से ज्यादा सांस नहीं लेना है। ऑटोमेटिकली आप डीप सांस लेंगे, लंबा सांस लेंगे और हील हो जाएंगे। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस कभी भी स्ट्रेस में नहीं। स्ट्रेस जब भी होता है बॉडी में, एसिड इज अ स्ट्रेस। बॉडी जब भी स्ट्रेसफुल होती है, द फर्स्ट ऑर्गन टू शट डाउन इज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम शट्स डाउन। इम्यून सिस्टम ही आपका प्रोटेक्टर है। इम्यून सिस्टम ही सब कुछ है। कितने लोगों को हमें पता है इम्यून सिस्टम के बारे में? हमने बहुत सुना होगा, अभी पीछे पैंडेमिक आया था, इम्यून सिस्टम की बड़ी बातें हुई थी। कितने लोगों को पता है इम्यून सिस्टम के बारे में? ओके। तो जितनी कंपनियां जो बेचती हैं कुछ कुछ, वो इसमें लगी हुई हैं कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होता है? वाटर, एयर, फूड, हवा, पानी, खुराक। ये इम्यून सिस्टम के मेंटेनर्स हैं। यस। एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम बूस्ट क्या चीज से होता है? थिंकिंग। To make the body alkaline. हाँ, कंपनीज बोलती है ना, हल्दी से होता है, गिलोय से होता है, इससे होता है, उससे होता है। कुछ नहीं खाने से, फास्टिंग से सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक और साइंस ये है उसमें कि इम्यून सिस्टम, ये सिस्टम पहली बात तो शुरू कहां से होता है? बच्चा जब बर्थ पैसेज से निकलता है मां के कोख से, तो एक काला सा चीज उसके फेस पे लगा होता है। फर्स्ट एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम साफ करते हैं। वही बैक्टीरिया, वही वायरस आपकी जीवन लीला शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा, लाइफ हैज स्टार्टेड। बच्चा रोने लगता है। उम्र भर यही बैक्टीरिया आपको मेंटेन करते हैं विष्णु। और डेथ हो जाने के बाद, किसी प्राणी का डेथ हो गया तो वो अपने आप गलने लगता है। वही फंगस जो अंदर है, जो आपके मेंटेनेंस में सहायक था, वही आपको सारा कुछ ये करके पंच तत्व में मिला देता है। महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर में नहीं है। मंदिर में है नहीं है, डाउटफुल है। आपके अंदर जरूर है।
जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपकी पूजा पद्धतियां हैं, हम ईश्वर को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, हमारे अंदर बैठे हैं और उसका नाम है इम्यून सिस्टम। और ये यही इम्यून सिस्टम है जो फिजिकली और मेटाफिजिकली दोनों काम करता है। दिखाता हूं आपको कैसे। आप कुछ गलत काम करने जाओ तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू टेल यू, आप उसका मैसेज डेसिफर नहीं कर पा रहे हो। इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू टेल यू व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। तो इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपकी जिंदगी को मेंटेन करना, आपके मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सभी को मेंटेन करने का काम है इम्यून सिस्टम का। यही भगवान है। आपकी इबादत की पद्धति कुछ भी हो सकती है, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, सब कुछ यही है। और जो भी हम काम करें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने। अभी जो पैंडेमिक आया था, वायरस से मरते हुए तो हमने एक भी पेशेंट को नहीं देखा, सबको इम्यून सिस्टम ने मारा। उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कह लें, हम जो भी कह लें, इम्यून सिस्टम वेंट बरसक। क्यों? इम्यून सिस्टम के ड्राइवर्स हैं। साइंस वालों को तो ये पता है कि टी एंड बी सेल्स से इम्यून सिस्टम मेंटेन होते हैं। सबके पास टी एंड बी सेल्स हैं, तो मेंटेन क्यों नहीं हुए? टी एंड बी सेल्स के ड्राइवर्स आपकी जिंदगी से नदारत हैं। उनके ड्राइवर हैं दया, माया, ममता, करुणा। ये आपकी जिंदगी में है नहीं। आपको दया नहीं आती है, आपके पास ममता नहीं है, करुणा नहीं है, तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। यही ड्राइवर्स हैं। अगर ये ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लें, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करना, ये सब प्रैक्टिस करना कितनी जरूरी है। इसके बिना हम जिंदगी जी रहे हैं जैसे लगता है कि हम बिल्कुल इंडिविजुअल है। ये सारा प्रॉब्लम, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला प्रॉब्लम है कि वो लाइफ इज टू शॉर्ट, यू हैव टू लिव जस्ट वंस, इंग्लिश में। दूसरा एक चीज, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। कितने लोग अग्री करते हैं इससे? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग अग्री करते हैं इसमें? कोई नहीं अग्री करता, क्या बात करते हैं? आई एम श्योर बहुत लोग अग्री करते होंगे, है ना? तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसका हिंदी क्या हुआ? जंग और इश्क में सब जायज है। ना जंग हिंदी का वर्ड है, ना इश्क जिंदगी हिंदी का वर्ड। मेरे कहने का मतलब है ये चीज संस्कृत में जायज नहीं है। वॉर के रूल्स होते हैं। जेनीवा कन्वेंशन ने जो रूल्स बनाए हैं वॉर के, उनको कभी हमारी धार्मिक विचारधारा में, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा में झांकना चाहिए। भागते हुए पे वार नहीं करना, जिसके कोई बच्चा ना हो उसको इसके नीचे मारना, उसके ऊपर नहीं मारना, ये सब हमने रूल्स बनाए थे वॉर के। सूर्यास्त के बाद ये लड़ाई खत्म, और लड़ाई कोई ऐसी जगह में होगी जहां पर प्रदर्शन का जगह हो, सिविलियंस को नहीं मारना। जिनीवा कन्वेंशन तो अब आया है और उसको बहुत कुछ हमसे सीखना बाकी है, क्योंकि मैं दोनों जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये भारत का कल्चर है। जंग में सब कुछ जायज नहीं है, और ना ही इश्क में। इश्क में आप लोग कितने कितने लोगों का नाम जानते हैं? जब भी इश्क की बात आती है, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, बस इतना ही जानते होंगे, है ना? ये अगर और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेचर पढ़े हैं, दे विल से लुई द 16th, लुई द 8th, हेनरी द 4th, इनका भी लव स्टोरीज हैं और ये बहुत एलिगेंट लव स्टोरीज हैं। ये सभी लव स्टोरीज आपको क्या बताते हैं? इश्क के लिए राज सत्ता का परित्याग कर दिया। भारत एक त्याग का देश है। राम और सीता का इश्क हमें क्यों नहीं दिखता है? इतना प्यार करते हुए
वानर सेना ले जाके कोई नहीं था, अपनी पत्नी को वापस लाया। 10 पत्नियां ले सकते थे, वो तो राजा थे। अपनी पत्नी को वापस लेके आए, फिर उनको जंगल जाना पड़ा। राज सत्ता को, राजधर्म को निभाते निभाते इतना प्यारी पत्नी को भी अगर परित्याग करना पड़े तो करना चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। ये भारत का मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये। और रामायण, वैसे चूंकि बात हो रही है तो मैं जरा एक एक्सटेंडेड बात बताऊं। रामायण खत्म कहां पे होता है? कोई भी स्टोरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर में खत्म होता है। रामायण खत्म कहां होता है? सीता जब धरती में समा जाती है और राम भगवान होते हुए देखते रह जाते हैं। मैसेज क्या था? सती के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा था। सती का सतीत्व प्रभु के प्रभुत्व से बड़ा है। ये भारत का मैसेज है। ये हम लेते नहीं हैं, हम नॉर्मली बड़ा कैजुअली चीजों को देखते हैं। कमिंग बैक टू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इम्यून सिस्टम क्षत्रिय है। क्षय का त्राण करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। इम्यून सिस्टम आपका क्षत्रिय है, इट इज पॉलिसिंग। और ये 80% आपके गट में होता है, 10% आपके एक्सटर्नल कवरिंग्स में होता है, 10% इंटरनल कवरिंग्स में होता है। यही आपके लिए 100% इम्यून सिस्टम है। जो 80% गट में है, उसका काम क्या है? अगर कोई पैथोजन, जिसको एंटीजेन कहेंगे, एंटर कर रहा है, उसको रोक देता है या मार देता है। वो देखता है ये बॉडी के लिए सहायक है कि नहीं। तो 80% गट में होता है। जितने ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, और मैं कैंसर को भी एक एक्सटेंशन मानता हूं, स्पेशली ब्लड डिस्क्रेजियाज को, मल्टीपल माइलोमा, प्लाज्मासाइटोमास, ऑल दीज आर एक्सटेंडेड ऑटो इम्यून डिजीजेज। ऐसा मैं मानता हूं, साइंटिफिकली अभी तक प्रूवन नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूं। तो ये एक्सटेंडेड ऑटो इम्यून डिजीजेज है। ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट्स इन द गट। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गट में फॉर्म होता है। ये डिपॉजिट होता है दूसरे ऑर्गन में। जैसे थायराइड में अगर हो गया तो उसको हैशिमोटो थायराइडाइटिस बोलेंगे, ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलेंगे, जॉइंट्स में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलेंगे। हम दूसरे नाम देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट का बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हटा दिया जाए तो जॉइंट फिर से वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो हटेंगे कैसे? जॉइंट पे वार नहीं करना होगा, गट पे वार करना होगा। इसीलिए गट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिपोक्रेटिस, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, क्या डेट था उनका? ये अलग बात है कि मैं उसको भी स्टडी कर रहा हूं कि उनको ये नॉलेज कहां से मिला, और मुझे लगता है उनको ये सारा कुछ नॉलेज आयुर्वेद से मिला। एनीवेज, वो एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, मैं उसमें टच नहीं करना, टच एंड गो करना चाहता हूं, ताकि मैं सबके दिमाग में ये बैठा सकूं कि आयुर्वेद जननी है, मेडिकल साइंस की जननी है। जितने भी हीलिंग पद्धति निकले हैं आयुर्वेद से निकले हैं। तो हिपोक्रेटिस 250 बीसी में थे, आज से 2500 साल पहले ऑलमोस्ट। और वो मॉडर्न मेडिसिन के, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। क्यों? ही हैड द डिस्टिंक्शन कि आज तक कोई पेशेंट को कांटेक्ट नहीं किया जो ठीक नहीं हुआ, इसलिए ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। उनके जमाने में पैरास्टामोल और एंटीबायोटिक की कंपनीज नहीं, तो वो क्या यूज करते थे ये देखने वाली बात है। इतिहास, इसीलिए मैंने बोला जिन लोगों को इतिहास नहीं पता है वो बहुत जल्दी इतिहास हो जाएंगे। तो हिपोक्रेटिस क्या करते थे? लेट फूड बी दाई मेडिसिन।
हमारे हॉस्पिटल का मोटो यही है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हमारी फार्मेसी, आपने कभी हमारे जहाँ पर भोजन पकाते हैं आपने देखा नहीं होगा, कभी गौर करिएगा जाते हुए, वहां पर फार्मेसी लिखा हुआ है, उसका स्पेलिंग चेंज है, FARMACY। फार्म प्रोड्यूस से हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं, हम कोई दवा नहीं यूज करते हैं। ज्यादातर दवाइयां, कितने लोगों को लगता है कि दवा से चीजें ठीक हो जाती हैं? मुझे एक बीमारी बता दीजिए और एक दवाई बता दीजिए, ये बीमारी और ये दवाई लिया, ये बीमारी ठीक हो गई, बस और ये दिखाइए मुझे, मैं तो आज तक नहीं जानता हूं। दवा से चीजें एनहेंस या सबड्यू हो सकती हैं। प्रोसेस इम्यून सिस्टम का है। इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट करेगा वो दवा अच्छी है, जो उसको नीचे ले आएगा वो दवा अच्छी नहीं। ये एक बॉटम लाइन बात है, बेसिक बात है ये। और ऑटो इम्यून डिजीज को क्योर करने के लिए हम इम्यून सिस्टम को ही नीचे कर देते हैं ताकि सिम्टम्स ना आए। मॉडर्न मेडिसिन में हमारे साथ आई शेयर टुडेज डे विद डॉक्टर दमनप्रीत। शी हैज कम, शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर दमनप्रीत खड़ी हो जाए, मैं आपको जरा फैसिलिटेट कर दूं। शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो लोग यूएस नहीं जानते हैं, जो नहीं जाते हैं, नहीं जानते हैं, वो इस टाइप का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई आईआईटी कानपुर में पढ़ता है तो ये श्योर है कि वो श्योर शॉट वो एक बहुत दूसरे लेवल का इंसान ही है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आज के दिन में इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहां की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। शी इज हियर विद अस, वी आर लकी टू हैव हर हियर। तो इनके सामने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बातें करना, इसीलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल हो के बातें कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो कंट्रोवर्सी पैदा करे। नॉनदलेस हम सच्चाई बोलते हैं और बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत बेबाक है हम, और हमें कहीं कोई डर नहीं लगता कोई सच्चाई बोलने में। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी किसी से भी लोहा लेना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हम साइंस के प्रोपोनेंट हैं। We are preaching science. We are not preaching anything कि वो आपका बिलीफ सिस्टम है, उनका बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम इज नॉट साइंस। पहली बात तो आई बिलीव इन आयुर्वेद। पीपल से मैं बिलीव करता हूं, बिलीव इज गॉड, रेस्ट इज साइंस। सो लेट्स परस्यू साइंस rather than pursuing a belief system. तो इसमें ये है, तो आप देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मुंह से लेके एनस तक ये पूरा का पूरा एक हॉलो ट्यूब, कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे ब्लड सप्लाई है, कहाँ कहाँ पे कर्वेचर्स हैं, वो कर्वेचर्स कितना जरूरी है, हमारे पॉस्चर से वो कर्वेचर्स कैसे चेंज करते हैं, वो बीमारियों में तब्दील कैसे होते हैं, उसके लाइनिंग्स में क्या है, कितना गट है, कितना गट माइक्रोबायोम है। क्योंकि आज के दिन में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा विदाउट गट माइक्रोबायोम की चर्चा के बिना। और ये गट माइक्रोबायोम क्या है? ये वही बैक्टीरिया हैं जिन्होंने आपका इम्यून सिस्टम बनाया, ये वही बैक्टीरिया हैं जो आपका जीनोम बनाते हैं, आपका पूरा का पूरा। आज के दिन में मॉडर्न मेडिसिन धीरे धीरे रियलाइज कर रही है, बट साइंस हैज ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक डिजीज आज भी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत से लोग मानते हैं कि क्योरेबल नहीं है। फुल्ली क्योरेबल है, आपको जेनेटिक्स छोड़ के एपिजेनेटिक्स पे आना पड़ेगा। वो दोनों का मैं डिफरेंस बता दूं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, और इसलिए कि कई लोग उसमें फंसे होते हैं कि ये तो जीन्स में मेरे आ गया, तो अब ये कैसे ठीक होगा। जीन्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, उस जीन को अगर प्रोपगेट किया जाए तो डिजीज भी हो सकता है, मैं ये भी साइंस मानने के लिए तैयार हूं। जीन एक सीड है, एक सीड को, सीड के पास सारा ब्लूप्रिंट है पेड़ बनने के लिए,
उसको और कुछ नहीं चाहिए, इंटरनली उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है पेड़ बनने के लिए. What does the seed want? External environment. अगर उसको आपने डेजर्ट में फेंक दिया तो सीड गल जाएगा, अगर फर्टाइल सॉइल में फेंक दिया तो पेड़ बन जाएगा. तो जेनेटिक डिजीज इज लाइक अ सीड. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. क्या हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं in order to make the genotype not manifest into a phenotype? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? Yes, हम कर सकते हैं. Yes, हम कर रहे हैं. उसको लोग मिरेकल बोलते हैं, हम साइंस बोलते हैं. That is the only difference. We don't call it miracle. We call it science. We are pursuing science. आपको मिरेकल लगता होगा. मिरेकल क्या होता है? रेड लिटमस ब्लू टर्न हो गया. ये अभी रेड था कागज, ये देखिए ये ब्लू टर्न हो गया. वो मिरेकल उसको लगता है जिसको साइंस नहीं पता है कि ये एसिड में डुबाया गया है तो वो ऐसे हो गया है. इसलिए जिन बाकी लोगों को मिरेकल लगता होगा, हमें साइंस लगता है. हम साइंस परसू करते हैं. हम ये यहाँ पर जितने भी हमारे हिम्स हैं, हिम्स डेराबस्सी और बाकी हिम्स में भी हम इसी पद्धति से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को. एंड वी यूज साइंस, वी यूज पॉस्चरल मेडिसिन. पॉस्चरल मेडिसिन क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. पॉस्चर से हम इतने पहले धनी थे, पूरा योग पॉस्चर का है. पूरा का पूरा योग पॉस्चर से ही आपको. और पॉस्चर क्यों चाहिए? सेक्रेट ज्योमेट्री में कॉस्मिक ब्लिस आता है, एनर्जी लेवल्स आते हैं सेक्रेट ज्योमेट्री में. आप जितने भी योगिक पॉस्चर्स देखिए, आप सेक्रेट ज्योमेट्री से अपने आप को अलाइन कर रहे हैं. कभी वृक्षासन करते हैं, कभी सूर्य नमस्कार करते हैं. आप देखिए ये सेक्रेट ज्योमेट्री में आप आ रहे हैं. और सेक्रेट ज्योमेट्री में जब भी आएंगे, एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा और इसीलिए पेशेंट्स ठीक होते हैं. दिस इज द साइंस बिहाइंड पॉस्चर्स. पहले नदियों के किनारे हम आइए रहते थे, नदी में नहाते थे, एक पैर पे खड़े होते थे. पेबल्स जो हैं नदी के अंदर, आजकल रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक में हम वो पेबल्स के ऊपर चलते हैं, पहले नदी में चलते थे. तो हमें धीरे धीरे हम वापस जा रहे हैं. धीरे धीरे वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स और दैट इज अ गुड चेंज, दैट इज अ गुड थिंग. ये धीरे धीरे लोग ये रियलाइज कर रहे हैं. जैसे आप वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं, आप चेयर पे बैठते हैं, क्या आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बैठी हुई है, क्या ये ट्यून्ड नहीं है कि आप अगर इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठे तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं? क्या ये वैसे ट्यून नहीं है? क्या ग्रेविटी का इफेक्ट वहां पर कैसे आएगा? आपके थाइज का जो यहाँ पे जोर पड़ता है वो कैसे जोर मारेगा? कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? कैसे इंटेस्टाइन घूमेगा? और कैसे आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेंगे? लेकिन आप तो वैभवशाली लोग हो गए ना, तो तोड़ तोड़ के लोगों ने वेस्टर्न टॉयलेट ये बनाया है. और आप गौर से देखिए, जिस दिन भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली 1996 में, आप डेटा उठा के देख लीजिए, आप सरप्राइज हो जाएंगे. डेटा ये है कि 1996 के पहले कैंसर प्रोस्टेट अनहर्ड ऑफ था भारत में, अनहर्ड ऑफ. आज हर 60 साल के ऊपर का बंदा जो है उसको कुछ ना कुछ प्रोस्टेट का इशू है. अगर और कुछ नहीं तो कम से कम यूरिन का ये मतलब इशू है. वो बोलता है कि ये तो उसकी धार बहुत कम हो गई है, ये होने लगता है. ये स्थिति होती है पहले बूटा तक, अब बूटा तक. वो स्थिति प्रोस्टेट की स्थिति होती है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब हमारे लाइफस्टाइल ने हमें दिया है. अगर हम भारतीयता पे वापस आते तो ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते. बहरहाल, सो कंटिन्यूइंग टू टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम, रीनल डिजीजेस को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं. एक ऑटो इम्यून फेलियर, एक क्रोनिक डिजीज के चलते फेलियर जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज आर क्रोनिक डिजीजेस, और तीसरा
जेरेंटोलॉजी फेलियर मतलब ये है कि एज रिलेटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के चलते कंपाउंडेड बाय बैड लाइफस्टाइल एंड लिटिल बिट ऑफ ये डिजीजेस हियर एंड देयर के चलते एज के साथ जो फेलियर होता है, सो द इजीएस्ट टू ब्रिंग बैक इज एज रिलेटेड फेलियर, इजीएस्ट. उसके बाद ऑटो इम्यून फेलियर, बिकॉज देयर वी टारगेट द ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज इज अ क्योरेबल डिजीज. मैं फिर से बोलता हूं, ये स्टेटमेंट 2-3 बार बोलना जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग में आपके लर्न कर गए हैं आपकी ऑटो इम्यून डिजीज तो क्योरेबल नहीं है. आपको अनलर्न करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी. So we are practicing integrated medicine and I am telling you on record that this is a curable disease. कैसे क्या प्रूफ है, क्योंकि लोग इमीडिएटली प्रूफ मांगते हैं. तो ठीक है, पे काम करिए ना. आप एक ऑटोमेन कर हमें पेशेंट दे दीजिए, हम क्योर करके दे देते हैं आपको. इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? पेशेंट खुद ही बोलता है. हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ये टेस्टिमोनियल्स है, सबके नंबर्स हैं. हमने कोशिश की थी कि हम कोई पेपर भी लिखें, लेकिन कई बार वो पेपर्स नहीं एक्सेप्ट करने के पीछे कई और ये कारण होते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू कम द अदर वे. कभी आईआईटी कानपुर को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां से पेपर निकाल दीजिए, ताकि हम साइंटिफिक वर्ल्ड को बताएं कि हम कर क्या रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू क्योर डिजीजेस दैट वे. तो ये है, और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लास्ट में हम जो आएंगे, आपको बेसिकली क्या इससे टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पे बात करेंगे तो हमारे ख्याल से सालों कम पड़ेंगे, ये इतना वास्ट है. नॉनदलेस बेसिक बात पे आते हैं. आपको टेक होम मैसेज क्या होना चाहिए? एसिड बेस बैलेंस आपको अपना मेंटेन करना है. ना एसिडिटी होना चाहिए, ना कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, बिकॉज आप किसी कैंसर पेशेंट को उठा लीजिए, ये कॉमन सिम्टम है. मैं अभी तक एक भी कैंसर पेशेंट को नहीं मिला हूं जिनको ये सिम्टम नहीं है, विच मीन्स देयर इज एन एसिड ओवरलोड टू द बॉडी. और याद रखिए, एसिडिटी में जीवन जलता है, एल्कलिनिटी में जीवन पलता है. ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है उसमें. आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें. एसिडिक हो गया, ऊपर चले गए. साइनाइड पॉइजनिंग में यही होता है, अचानक ब्लड एसिडिक हो जाता है, एंड देन यू ट्रेवल अपवर्ड्स, वर्टिकल हो गए. तो उसको अल्कलाइन कैसे मेंटेन करना है, ये बड़ा जरूरी है. इसलिए एसिड बेस बैलेंस बॉडी बहुत कोशिश करती है, एंड तक कोशिश करती है. जब आप नहीं मानते हैं, आपने वो खाना ही है, आपने ये करना ही है, आपने हर 2 घंटे पे खाना ही है, एसिड बनेगा ही, बॉडी ओवरवेल्म हो जाती है. जब बॉडी ओवरवेल्म हो जाती है, इस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंकती है. गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, किडनी में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर बन गया. वेरी सिंपल. एसिड बेस बैलेंस और डिसबैलेंस is the basis of all diseases for that matter. Any and many diseases can be proven ये acid base disbalance से हुआ है. इसलिए intermittent fasting, इसलिए deep breathing, इसीलिए. और ये जो भी मैं आपको बात ये बता रहा हूं, ये फिजिकल रियाम में है. अब मैं थोड़ा सा मेटाफिजिकल की बात करूंगा. ये बॉडी जितनी आपको दिखती है फिजिकल, आपको लगता है बस इतनी ही है. ये उन लोगों को लगता है जिनको लगता है कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड इट इज जस्ट वन लाइफ टाइम. ये सिर्फ उनको फिजिकल बॉडी दिखती है. हम भारत के लोग हैं, भारतीय सनातन परंपरा के लोग हैं. इस परंपरा में जो आपको फिजिकलिटी दिखता है वो अन्नमय कोश है. इसके ऊपर है प्राणमय कोश, इसके ऊपर है मनोमय कोश, इसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, और उसके भी ऊपर है आनंदमय कोश. डिजीजेस आनंदमय कोश को आपने डिस्टर्ब किया, वहां से चलती हैं, आपके ऑरा में रहती हैं, जो हमने वाइब्रेशन थेरेपी में दिखाया भी था. वी कैन प्रूव इट साइंटिफिकली. आपके ऑरा में डिजीज है, दिखता है हमें.
वी हैव गॉट डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। अगर किसी को देखना है कि उनके ऑरा में कोई ये डिजीज है कि नहीं, हम बड़े इजीली शो कर सकते हैं। जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अभी तक आया नहीं है, ऑरा क्लीन कर लो, वो वहीं से निकल जाएगा। एंड दीज आर साइंटिफिकली, मैं जो भी बोलूंगा इट विल बी साइंटिफिक, आई विल प्रूव इट साइंटिफिकली। अगर वो साइंटिफिकली नहीं प्रूव तो मैं माफी मांगूंगा और मैं बोलूंगा ये मेरा प्रिजम्पशन है। So we can prove this nonetheless। तो आनंदमय कोश से ये चीजें चलती हैं। अब अगर हम किसी के को देख के जलते हैं, किसी को गाली देते हैं, मन गाली देते हैं, उसको पता नहीं इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे जरूर होगा, क्योंकि मेरा मनोमय कोश डिस्टर्ब हो गया और उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दिस विल मैनिफेस्ट इनटू अ डिजीज प्रोसेस। होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी यही है। लाइफ फोर्स अटक गया है, लाइफ फोर्स को वापस सुचारू रूप से चालू करना है ना। तो लाइफ फोर्स यहीं अटकता है, क्योंकि आपने अटकाया है उसको अपने बिहेवियर से। आपको क्या मतलब था? इसीलिए मैं हर बार में ना वापस भारतीय परंपरा पे आया था। अगर आप भारतीय परंपरा के फॉलोअर्स होते तो आपका ना आनंदमय कोश खराब होता, ना मनोमय कोश खराब होता, और आपका अन्नमय कोश भी ठीक ही रहता। 140 साल जीने में 140 क्यों? कोई पूछ सकता है। बाकी लोग तो 100 साल बोलते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज आप नेचर के पार्ट है कि नहीं है, कि आप अननेचुरल हैं, मतलब टोटली हम तो अननेचुरल हो ही गए हैं। हमें तो गर्मी में इतनी गर्मी लगती है कि हमें एसी चाहिए, हमें ठंड में इतनी ठंड लगती है कि लगता है अब आग में ही घुस जाएंगे। मतलब वी आर वियर्ड पीपल, लेकिन फिर भी हम नेचुरल है कि नहीं है? नेचर से कोई सरोकार है कि नहीं है? नेचर का ये रूल है, कॉस्मिक रूल को आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते। कॉस्मिक रूल इज मैच्योरिटी से 7 टाइम्स ज्यादा उम्र होती है जितने भी स्पीशीज है सबकी। मैन इज एन एक्सेप्शन, मैन इज एन एक्सेप्शन। आप 20 ईयर्स में मैच्योर करते हो, क्या कारण है कि आप 140 के पहले जाओगे? आप खुद ही वो कारण बन जाते हो। जैसे ही आप 50 के पहुंचते हो, आप बोलना शुरू करते हो, अब तो मैं ओल्ड हो गया, अब तो मैं ये हो गया। यू आर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू द कॉस्मोस कि बस मेरा तो पर्पस सब हो गया, मुझे उठा लो। यू आर ट्राइंग टू गिव अ वेरी पावरफुल मैसेज टू द कॉस्मोस। इसीलिए शुभ शुभ बोलो। आपको लगता है कॉस्मिक ब्लिस कोई चीज है? कितने लोगों को लगता है नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि बिल्कुल कोई कॉस्मिक ब्लिस नाम की कोई चीज नहीं होती? आपको लगता है नहीं है? आपको लगता है नहीं है? किसी को लगता है नहीं है? प्लीज, आपको लगता है नहीं है? नहीं है सर। ओके ओके, आपको मैं अभी प्रूव करूंगा। और कितने लोगों को लगता है? मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, मैं प्रूव करूंगा। और किसको लगता है कि कॉस्मिक ब्लिस नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही ढकोसला बनाया गया लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए? आप एक काम करिए, सभी लोग हाथ उठाइए, दिखाता हूं आपको कॉस्मिक ब्लिस क्या होता है। हाथ उठाइए। ये वाले जो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, ये हाथ में भी दिख रहा होगा। ये दोनों को मिला लीजिए, मिला के नमस्ते मुद्रा में आइए। दोनों उंगलियां बराबर हैं कि कोई बड़ी छोटी हैं? क्या बराबर है? तो किसी उंगली को, किसी हाथ की उंगली को बड़ा करना चाहते हैं, ऊपर उठाइए और 5 बार अपने मन में बोलिए, मेरे फिंगर्स को बड़ा कर दो। वापस ले आइए। कोई बड़ी? ये कॉस्मिक ब्लिस है, ये कॉस्मिक ब्लिस है, ये आप सोच नहीं सकते हैं। ये कॉस्मिक ब्लिस है। आपको लगता था कॉस्मोस पावरफुल नहीं है, इससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। इसलिए जब भी कुछ बोलें, ये सोच के बोलें कि कॉस्मोस सुन रहा है।
और वो इमीडिएटली तथास्तु करता है, इमीडिएटली तथास्तु। मैं तो और जी नहीं सकता हूं, तथास्तु। मेरी तो बड़ी मुश्किल है, तथास्तु। इसीलिए बोलिए मैं तो बहुत मस्त हूं, बहुत मस्त। जिंदगी ने इतना कुछ दिया है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। आप देखिए, जब तक आप इन स्थितियों में नहीं आएंगे तब तक कॉस्मिक ब्लिस नहीं मिलेगा। इसीलिए कॉस्मिक ब्लिस, सबसे बड़ा ब्लिस वही। ये सबको सुचारू रूप से कौन चला रहा है? भाई कॉस्मोस चला रहा है। तो हम यहां पर हील होने के लिए आए हैं। पहली बात, आप देखिए हमारा दिन कैसे शुरू होता है। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस देखिए। आपको 4:30 बजे उठाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों? हवा में औषधि होती है। आप अगर उस समय ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं जोर से, तो बहुत सी बीमारियां वैसे ठीक हो जाती हैं। उसके बाद आपको सीक्रेट ज्योमेट्री में योग कराया जाता है ताकि कॉस्मिक ब्लिस मिले आपको। उसके बाद सूर्य त्राटक कराया जाता है। सूर्य त्राटक का मतलब एनर्जी का एक ही सोर्स है। हम भारत के लोग, हमें ये बात जाननी चाहिए कि हम प्रकृति पूजक हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। भगवान कोई एंटिटी नहीं है। साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यही भगवान है, यही भगवान है। और इन्हीं की हम पूजा करते हैं। एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स। अभी अभी दुर्गा पूजा बीता है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। शक्ति इज एनर्जी। एनर्जी की पूजा करते हैं। एक ही सोर्स है एनर्जी का, सूरज। सूर्य त्राटक करवाते हैं ताकि आपका एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। उसके बाद आपको लाफिंग प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपका मनोमय कोश क्लीन हो। उसके बाद आपका ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कराते हैं। बी ग्रेटफुल टू द सन, टू द मून, टू द स्टार्स, टू योर पेरेंट्स। ग्रेटफुलनेस क्यों? अगर आपके कहीं कोई कोश में दोष है तो वो ठीक हो, आप उसको रियलाइज करें। ये आपको रियलाइज किए बिना हम करवाते हैं। जानबूझ के ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं ताकि आप ये करें और ठीक हो जाए। तो ये बहुत थॉट आफ्टर है। ये जो प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं पेशेंट के लिए, दिस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कम रिसेंटली, दिस इज अ वेरी थॉट आफ्टर प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट बाय द वे इट हैज कम टू आवर नॉलेज दैट यू नो यू डू समथिंग लाइक दिस। नो, इट्स अ वेरी थॉट आफ्टर थिंग, राइट? तो ये सारा कुछ प्लस अन्न को हम ब्रह्म मानते हैं। भारत के लोग ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म के पोषक जल है। इसीलिए नदियां माताएं होती हैं, ब्रह्म की पोषक है। तो आप देखेंगे जो आपको खाना मिलता है उसको भोजन कहना ज्यादा अच्छा है। उसको भोजन कहिए और उसको ग्रहण करिए, क्योंकि खाना भक्षण की कैटेगरी में आता है। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पंजाबी में डफना कहते हैं उसको। डफ लो मतलब भक्षण कर लो, राइट? नहीं तो वो ग्रहण किया जाता है और वो जी जी, और वो जो आप ग्रहण करते हैं वो एसिमिलेट होके आप बन जाता है। कभी आपने सोचा कि एक केला आपने खाया वो आप बन गया? इट टर्न्स इनटू यू। तो कुछ तो मैकेनिज्म होगा। हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में ये मैकेनिज्म नहीं है जानने का। केला का जेनेटिक कोड तक हम जान सकते हैं। केले के जेनेटिक कोड में 14-15 जीन्स का डिफरेंस है आपसे। 14-15 जीन्स के कोड डिफरेंट हैं केले के और आपके। तो कैसे केला इनकॉर्पोरेट होके आपका मसल, आपका ये कैसे बनाया? इस प्रोसेस को
क्या बोलेंगे? Most of the times we do not know. Most of the times it is our guesswork कि ऐसे होता होगा. We don't know. और यही एनर्जीज हैं जो हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to enter into unknown territories and trying to heal people through that. So with this, I end with a question answer session. आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे वो मैं आंसर करूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी. आपके कुछ यहाँ पर कंप्लेंट्स भी होंगे, मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ और उसको समाधान करने के लिए भी तैयार हूँ. जी बताएं. एक जी, आप ये आपको कॉस्मोस पे बिलीव नहीं था, अब नहीं अब सर मैं क्या पता इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो सर कि ऊपर मुझे पता तो नहीं है, बट क्या पता उसके पीछे कोई रीजन हो. कॉस्मोस ऐसे तो सर क्या पढ़े हो तुम? सर ग्रेजुएशन बीटेक करा है सर आइडियोलॉजी से. बीटेक हाँ जी. +2 किया होगा ना? +2 हाँ सर करा है. +2 में तुमने केपलर केपलर कौन है? 9 ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना? ये 9 ग्रह किसने दिया? केपलर ने. केपलर का ही वो जो हमें जो मालूम है, केपलर ने ही निकाला था उसको ना. तो 9 ग्रह केपलर ने दिया. ये आपको कब पता चला? उन्होंने जब डिस्कवरी करी होगी इसको 200 साल पहले. 200 साल पहले केपलर थे, तभी पता चला होगा ना. उसके पहले तो नहीं था. ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू निशितो अय्यबुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव गुरुवंत सर्वे मम सुप्रभातम. ये केपलर ने लिखा था क्या? ये वेदों के मंत्र हैं और हम अनपढ़ थे, अनसाइंटिफिक थे. बात यह है कि हमने, हाँ, ये चीज इंग्लिश में नहीं है. इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश इज अ स्लैंग लैंग्वेज. सर मैं इंग्लिश और हिंदी सर. बात यह है कि ये संस्कृत है. भारत से संस्कृत जब चली गई तो संस्कृति चली गई. प्रॉब्लम ये है. दूसरा मैं आई फुली रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स. मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो तर्क एक शास्त्र है. ये पूरी दुनिया को ज्ञान भारत नहीं दिया है, तो तर्क एक शास्त्र है. डिबेट, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो डिबेटोलॉजी बोलेंगे. डिबेटोलॉजी कुछ नहीं होता है, तर्क शास्त्र होता है, राइट? तो आप देखिए, एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका वो था, क्या नाम है उनका? सिकंदर विल बी एबल टू रिमाइंड मी. क्या नाम था उनका? जो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट, है ना? इसी अनसर्टेनिटी में साइंस घूमता है, ऐसा हाइसेनबर्ग ने बताया था, हमने पढ़ लिया, राइट? उन्होंने कैट का एक्सपेरिमेंट करा था. हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हिमालय में किसी सन्यासी के पास चले जाओ, जैसे तुम हो, तुम बोलोगे भगवान कुछ नहीं, ये तो सुबह होती है, खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा मर जाऊंगा, है ना? भगवान कुछ नहीं होता है. आप एक दूसरे एंड पे खड़े हो. मतलब जो कुछ है यही संसार है ना? भगवान कुछ भी नहीं है, सब बेकार बकवास. हिमालय में किसी ऋषि के पास चले जाओ, वो क्या बोलेगा? संसार कहाँ है? तो सब मोह माया है, संसार ही नहीं है. मतलब लुक एट दी टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. Heisenberg's uncertainty principle. So you're most welcome to be in the spectrum. You're most welcome to learn and to deliver. आपको जो मालूम है हमें बताएं, हमें जो मालूम है हम आपको बताएंगे, और ऐसे ही नॉलेज आदान प्रदान होगा तो बातें चलेंगी आगे. वैसे भारत को योग भूमि से भोग भूमि बनाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है. ये भोग भूमियां तो कई हैं, योग भूमि सिर्फ भारत. जी, और कोई प्रश्न? एलोपैथी यानी अन्नमय कोश के ऊपर वर्क करता है आपके हिसाब से, और बाकी जो भी है प्राणमय
ज्ञानमय और जो भी आनंदमय आयुर्वेद को छोड़ के ओके इन कोशों का आइडिया ही नहीं है किसी को। ओके तृतीय जितने भी हीलिंग पद्धतिज हैं मैं जानता हूं उनके फिलॉसफी में ही नहीं है, ये सिर्फ आयुर्वेद की फिलॉसफी में है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद एक वेद है, वेदांग है, वो वेदों का विजडम, अनक्वेश्चनेबल विजडम है, आज भी अनक्वेश्चनेबल है। तो ये जो कोश की बात जो आप कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर के 4 भाग होते हैं, जो प्राणमय कोश। आप देखिए ना, विज्ञानमय कोश क्या लगता है आपको? साइंटिफिक कोश है वो? नहीं संस्कृत का किसी भी वर्ड का इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द ही नहीं। विज्ञान इज नॉट साइंस, विज्ञान इज विशेष ज्ञान। वो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। वो कहां से आता है? सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान आप कहां से लेते हैं? ये 5 सेंसेस से। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ हियरिंग। इससे आप जो ज्ञान लेते हैं, उसका मंथन जो आप करते हैं, उससे जो विशेष ज्ञान निकल के आता है, विज्ञान वो है। लेकिन हमें समझा दिया गया है कि वो तो साइंस है। नहीं। तो विज्ञानमय कोश में, आपके विज्ञानमय कोश में कई बातें डालनी पड़ेंगी, जो हमारा प्रयास है कि हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी वो डालने का वो तो क्योंकि जो नॉर्मल जो अपना जो दिनचर्या वगैरह रहता है, इसमें क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंट करना है ना, थोड़ा मुश्किल जाता है। हर एक चीज वगैरह जो रहती है ना, योग वगैरह हो, क्योंकि क्या सवेरे से लेके जॉब वगैरह वो सब जो रहता है, तो एलोपैथी लेना उतना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि क्या है, वो हम लोग पूरा जो फॉलो नहीं कर पाते, जो भी है विज्ञान में कोश वगैरह वो सब क्रिएट करना या तो जो भी है उसको क्लीन करना वगैरह, लेकिन जो भी है हमारा अन्नमय कोश के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है ओवरऑल। तो उसमें एलोपैथी कितना स्टैंड करता है कि उस पर भी आयुर्वेदिक में ही फुल प्लेज जाना है या एलोपैथी भी साथ देना है? ये हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। वी टेक द बेस्ट ऑफ ऑल। एलोपैथी का बेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक्स। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट का डायग्नोसिस ये है, तो आप ट्रीट कैसे करेंगे? सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एलोपैथी? डायग्नोस्टिक्स। मैं डायग्नोस्टिक आदमी हूं, है ना? आई डायग्नोज। द मोस्ट साइंटिफिक पार्ट इज द डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, बाकी सब पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, इस पे अभी तक क्वेश्चन मार्क नहीं, राइट? दूसरा, जितने भी हीलिंग पद्धतियां हैं, आयुर्वेद मेनली, होम्योपैथी पार्टली, सिद्धा आइए पार्टली, एंड एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, टिबेटन मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, कई चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये न्यूरोथेरेपी, हम कई चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एंड वी आर इन द प्रोसेस। तो ये सभी कुछ इनकॉर्पोरेट करके क्या बेस्ट हम पेशेंट को दे सकते हैं इन रिटर्न। देखिए मेरी डिग्रीज का पेशेंट की क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है, उसको मतलब है हील होने से। इफ माई डिग्रीज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ पेशेंट क्योर, then those degrees stand the test of time. If my degrees cannot be translated into patient cure, then my degrees are null and void. How does it matter to the patient? How does it? You're just another person. This is where we are. तो आप जो बोल रहे थे, आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि आप जो हमने आपको लाइफस्टाइल यहाँ पे सिखाया है, चाहे आप पेशेंट हैं, चाहे आप अटेंडेंट हैं, be grateful to God that you came here, you learned all this. ये आपको बातें मुझे नहीं लगता है कि आपको और कहीं भी सुनने को भी मिलेगी, बिकॉज मैं बहुत वाइडली ट्रैवल्ड इंसान हूँ, बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोगों को नोटिस किया हूँ, बहुत से ऐसे सेंटर्स को मैं जानता हूँ जो what we are trying to do our best and we feel that we are the best.
और कोई प्रश्न? जी सर, प्लीज। सर मेरे एक्चुअली सर सर्वाइकल प्रॉब्लम था, नेक में पेन था, तो सर एलोपैथी में या फिर कोई मैंने दिखाया था, तो सर मेरा एक्चुअली उन्होंने बोला पॉस्चरल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो सर क्या ये रीजन हो सकता है कि क्या पता गट प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी? नहीं नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। आप एक बार खड़े हो जाइए। एक बार पीछे घूम जाइए। ओके, ठीक, वापस आइए। तो वो ठीक बोल रहे हैं, आपका पॉस्चरल है। पहली बात तो तकिया लेना बंद करिए। हाँ जी सर, तो मैं तकिया लेता नहीं। तकिया जब आप लेंगे, हाँ जी। आप सर को एंगल दे रहे हैं। तकिया यहाँ पे लेते हैं ना, ऐसे मान लीजिए लेटे हैं, सर को आप एंगल दे रहे हैं। पहली बात तो हवा नाक से आती है ना जब सोते हैं, तो हवा को एंगल मिलेगा तो बजेगा, उसी को स्नोरिंग कहते हैं। स्नोरिंग जाएगा कैसे? तकिया निकाल दीजिए, हवा को एंगल नहीं मिलेगा, बजेगा नहीं। ये बहुत सिंपल है। सर मैंने तो लाइफ में सर काफी टाइम से मैंने लिया ही नहीं है सर। हाँ, तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पेट के बल सोना शुरू कर दीजिए और साइड में सोइए। आप पीठ के बल सोइए ही मत। ना सर्वाइकल प्रॉब्लम होगा, ना लंबर प्रॉब्लम होगा, ना डॉर्सल प्रॉब्लम होगा, स्पाइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और ना ही डिमेंशिया होगा। ये मैं थोड़ा सार गर्भित बात बोल रहा हूँ, थोड़ा डीप है ये, वो समझ में बाद में आएगा। डिमेंशिया भी नहीं होगा अगर आप पेट के बल सोते हैं। तो अगर आप पीठ के बल सोते हैं, बहुत चांसेस हैं कि आपको डिमेंशिया भी होगा, आपको स्ट्रोक भी होगा, आपको कई चीजें हो सकती हैं। गट से रिलेटेड नहीं है। गट से रिलेटेड नहीं है। नहीं, गट से रिलेटेड है ना। आप पेट के बल सोएंगे तो पेट गट का ही पार्ट है ना। तो पेट के बल सोएंगे, पेट दबेगा, डायफ्राम नीचे आएगा, लंग्स ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, ज्यादा सांस लेंगे, आपके यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह आएगा। जैसे होल कैस्केड ऑफ इफेक्ट्स। आप जैसे ही सोना शुरू, अरे पेट के बल सुला के हमने ये कोरोना से पेशेंट को बाहर निकाला है। सर रीनल डिजीज आपने बताया कि 3 कैटेगरीज में, तो आपने कहा कि ऑटो इम्यून सही हो जाएंगी और जेनेटिकल, तो सर व्हाट्स अबाउट क्रोनिक? हमारी कोशिश यही है कि ये जो 3 कैटेगरीज हमने बताई हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम तीनों कैटेगरीज में डेंट कर पाए, कोशिश। और वो रोज हमारा ये जंग जारी रहता है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और हमें लगता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपली क्योर होती हैं। अब जैसे मैं या मेरे हॉस्पिटल के किसी भी, दुनिया के लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी बीमारी होगी। हमारे किसी भी डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, वो बोलेगा 7 दिन के अंदर कैसा भी डायबिटीज होगा हम ठीक कर देंगे उसको, ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ सारी बंद हो जाएंगी, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। क्या चाहिए और? यही चाहिए ना। ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई, यही चाहिए ना, वो हो जाएगा। और अगर किडनी छोटी हो रही हो वो? हाँ, एनाटॉमिकली अगर किडनी छोटी और श्रिंक हो गई है, जी। वो बहुत अपहिल टास्क है, वो तो रब वाला काम है। वो भी हम कई पेशेंट्स में कोशिश करके कुछ एक लेवल तक तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वो तो रब का काम है। वो तो कहाँ हम, मतलब हमारी तो कोशिश ही रहेगी कि पूरा एनाटॉमी चेंज कर दें। एक कोशिश, वादा कुछ भी नहीं है। एक बार किडनी श्रिंक हो गई, अगर वो वहीं पे मेंटेन हम कर लें, वही बड़ी बात है, क्योंकि वो रोज डिटोरेट कर रही है। अगर उसको वहां पे रोक दें तो जिंदगी ठीक चलेगी। हमारा प्रयास यही, जो आप पूछ रही हैं उसको वापस रीग्रो करने का हमारा प्रयास है। हम कितना सक्सेसफुल हैं नहीं हैं, ये अभी विचार का विषय है। जी, मींस अगर डायलिसिस नहीं हुई है तो आगे तो? हाँ, उसमें हमारी थोड़ी जोर ज्यादा होती है कि अगर डायलिसिस नहीं हुई है तो भगवान ना करे कि कभी जरूरत पड़े। हम उसमें बहुत कोशिश भी करते हैं कि उसकी जरूरत ना पड़े। मेरे वाइफ को जी जंक्शन पे कैंसर डिटेक्ट हुआ और 4th स्टेज है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओरी में ट्रैवल कर चुका था। क्या चीज? ओवरी में ट्रैवल कर चुका था और ओपन सर्जरी करके वो निकालना पड़ा था तब। तो उसके बाद ही हम लोग को डायग्नोस हुआ कि उसको कैंसर है करके।
तो अभी एक कीमो हमारा हो गया है, एक साइकिल, और उसके बाद जो भी कीमो के साइड इफेक्ट है वो सोच के हम लोग यहाँ पे आए थे। तो क्या हम आगे कीमो जो 3 साइकिल है वो कंटिन्यू करें या ना करें? वो चॉइस आपका है, हाँ, ओके। वो चॉइस आपका है। हम आपको सच्चाई से अवगत कराने वाले लोग हैं। कैंसर चाहे वो जी जंक्शन में हो, चाहे वो ओवरी में हो, चाहे वो नोज में हो, चाहे वो थायराइड में हो, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो मसल में हो जिसको मायोमा कहते हैं, कैंसर कहीं भी हो, ये सभी को कैंसर क्यों बोलते हैं, एक ही वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कैंसरस, इट इज अ फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है कि सेल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस को रोक देती है बॉडी, इसके बियॉन्ड ग्रो नहीं करना है, ये डिक्टम है। वो सेल उसकी बात मानता नहीं, बॉडी की किसी भी चीज का बात नहीं मानता है। बॉडी के पास पुलिस भी है, आर्मी भी है, ये सब जाते हैं वहां पे, उनसे बच जाता है क्योंकि वो बॉडी में रहा है। इनका कब गश्त होगा, कब गश्ती में ये आएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको मालूम है, वो छुप जाता है, उनको चकमा दे देता है। इट्स अ टेररिस्ट सेल। मॉडर्न मेडिसिन में आप जो पूछ रहे हैं उसका प्रश्न क्या था? हम सर्जरी करते हैं, काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी जला दो, कीमोथेरेपी पॉइजन कर दो। हम टेररिस्ट को मार रहे हैं। टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, टेररिज्म के फिलॉसफी पे जब तक अटैक नहीं करेंगे टेररिज्म खत्म नहीं होगा। हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर अटैकिंग ऑन द फिलॉसफी ऑफ टेररिज्म। ये हुआ क्यों? उस क्यों को जैसे इरेडिकेट करेंगे डिजीज ठीक होने लगते हैं। दूसरा, मैं पर्सनली एक पीएचडी कर रहा हूँ पाइनियल ग्लैंड पे। तो पाइनियल ग्लैंड का ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि पाइनियल ग्लैंड को जैसे जैसे हम डिकैल्सिफाई करते जाएंगे कैंसर क्योर होता जाएगा। तो हमारी सारी पद्धतियां इस पे लगी हुई हैं, हमारे सारे विचारधाराएं इसी पे चल रही हैं, क्योंकि कैंसर आज के दिन में दुनिया का कोई भी पद्धति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि कैंसर को रोक दे। कैंसर रुक नहीं रहा है, कैंसर कहीं भी किसी से भी रुक नहीं रहा है। ना वो कीमोथेरेपी से रुक रहा है, ना वो सर्जरी से रुक रहा है, ना वो रेडियोथेरेपी से रुक रहा है, ना वो इन चीजों से रुक रहा है। इस स्थिति में कैंसर को रोक देना एक मिरेकल है। कैंसर को रोक के यू टर्न दिला देना मिरेकल एंड मिरेकल एंड मिरेकल है। यू टर्न दिला के खत्म कर देना अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल बात है। हम ऐसा करीब 20 पेशेंट का कर चुके हैं, उनका कैंसर खत्म हो गया है। तो बात यह है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, उसमें हम कम से कम और कुछ नहीं तो कैंसर को रोक पा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आपके सामने ये कुलवीर बैठी हैं। कुलवीर जब यहाँ पे आई थी, हम बात कर लें? कुलवीर जब ये आई थी, इनका छोटा बच्चा था, अभी डिलीवरी के बाद आई थी। गॉल ब्लैडर के पास इनका कैंसर था, आज ये कैंसर फ्री है। ये आपके सामने है। आप बताइए उनको। सत श्री अकाल। आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूँ। मैं यहाँ आई थी दिसंबर में, 16 दिसंबर को आई थी। 23 नवंबर को लास्ट ईयर मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरा बेबी था 20 डेज का था, वो सर्जेरियन हुई थी। उसके बाद मुझे जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस हुआ तो हम एलोपैथी में गए, उन्होंने हमें बताया कि आपके ब्लॉकेज है, उसमें कुछ है, ये बायोप्सी करवाओ, ये करवाओ। तो हमने नहीं करवाई, हमें पता था कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। फिर हमने सर के बारे में पता था हमें, सर विश्वगुरु रॉय सर के बारे में पता था हमें, तो हमें इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला था। मैं बहुत लकी थी कि मेरे बीमार होने से कुछ मंथ पहले ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था। ये भी गॉड का बहुत बड़ा ब्लेस था
कि मुझे सही रास्ते पे डाला उन्होंने। यहाँ आई है मैं, तो मुझे सर मिले, फर्स्ट डे मिले। मैं रोती रहती थी, सारा दिन मैं रोती रहती थी कि मेरे बेबी छोटे हैं, उनका क्या होगा, है ना, क्योंकि हमें बहुत डराया जाता है कि इस बीमारी में हम नहीं बचेंगे। यही होता है ना, हमें किसको सुना ये वर्ड, हम नहीं बचेंगे। तो मैं भी वैसे ही थी, क्योंकि मैं भी इंसान, अब भी इंसान हूँ, जब भी इंसान थी, बट अब बहुत डिफरेंट हूँ। तो मैं यहाँ ही सर मिले, सर ने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाएंगे। चलो फिर भी होया, मैं 1 वीक यहाँ पे रही, उसके बाद मैं घर चली गई। चलो सर से हम मिलते रहते थे जब सर आते थे। फिर मेरी डाइट थी जो मैं फॉलो की बहुत 6 मंथ, तो टोटली मैंने अनकुक्ड फूड खाया। उसके बाद थोड़ा बहुत चलो मिलेट्स वगैरह ऐड हुए मेरी डाइट में। पहले तो सिर्फ सैलेड, फ्रूट वगैरह यही था, ग्रीन जूस था। उस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, ना तो कुछ खाया जाता था, मीन्स फिर भी चलो किया, सबने मेरी हेल्प की, मैंने क्या लिया वो। तो उसके बाद, उसके बाद मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा। वैसे तो आफ्टर 3 मंथ ही मुझे अच्छा फील होने लगा था। मुझे जॉन्डिस भी बहुत ज़्यादा था। अब मेरी जॉन्डिस की रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है बिल्कुल रिपोर्ट मेरी। जहाँ मुझे 12 था जॉन्डिस, अब वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। वो सिर्फ डाइट से ही हुआ है मुझे, मैंने और कुछ नहीं दिया। वो आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन है वो ली है। उसके बाद अब मुझे 10 मंथ हो गए हैं। वैसे मैं कुक्ड फूड तो खाती नहीं, फिर भी कभी कभी खा लेती हूँ, मतलब दिल करता है कभी कभी खा लेती हूँ, बट मोस्टली मैं रॉ डाइट से ही रहती हूँ। जो सर बताते हैं मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। जब भी हम आते थे सर कुछ ना कुछ बता देते थे कि आपने ये करना है। मुझे तो होता था सारा ऐड करेंगे कि आप कुछ भी कुक्ड फूड खा लो बट सर जो मैं खाती थी ना उसमें भी थोड़ा डिडक्ट कर देते थे कि आपने पीपल के पत्ते खाने हैं, वो भी मैंने खाई है। हमारे घर के सामने ना पीपल का पेड़ था, हम वहाँ खेलते होते थे, मैंने कभी उसका पत्ता भी नहीं था उठाया। अब मैं आधा पीपल खा गई वो इतना पीपल के पत्ते मैंने खाए वो। चलो भगवान की दूसरा था, सर बोलते थे कि आप जिस भी पूजा पद्धति को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो वहाँ जाओ, मानते हो वहाँ जाओ, आप अच्छे से जाओ और टाइमिंग पे जाओ। ऐसे नहीं है कि 12 बजे उठकर आप गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मॉर्निंग टाइम जाओ, जो टाइम है वहाँ पे जाओ। वो मैंने शुरू कर दिया। मुझे याद है हम फतेहगढ़ साहब गए थे, वहाँ मैं रो रही थी बहुत बहुत ठंड से, उस दिन मीन्स रोड़ी थी। तो उससे नेक्स्ट डे हम गए थे वहाँ, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप गुरुद्वारा साहब जाओ, वहाँ पे सेवा करो। नेक्स्ट डे में अपनी बेटी, मेरी बेटी है 6 ईयर की, वो देख लो इतना उसने मेरा किया ना, बहुत ज़्यादा। वो मेरे साथ जाती थी उठ के इतनी ठंड में, मम्मा मैं भी आपके साथ गुरुद्वारा साहब जाऊंगे। हम जाते थे। मैंने फर्स्ट डे गई, बहुत ज़्यादा मींह पै रहा था, बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश हो रही थी, हम दोनों वहाँ चली गई। मैंने सारा गुरुद्वारा साहब में जाके झाड़ू की सेवा की। पता नहीं मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ मैं तुरने को भी तरसती कि मुझे फटके कोई तरा दे, ना कोई उठा दे मुझे, नो। बट बहुत एनर्जी से मुझे इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा। आज भगवान की कृपा से, महाराज की कृपा तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मुझे नहीं पता मेरी रिपोर्ट्स क्या आती है क्या नहीं, बट मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं सारा घर का काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वाहिगुरु जी की बहुत कृपा है। दूसरा मैं अपने हस्बैंड का थैंक्स करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि कोई नहीं दे सकता। अगर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हर एक लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले ना, तो हमारे देश में कोई बेटियों से डरे ना, कोई नहीं डरेगा उनकी मैरिज करने में, उनसे नहीं। और मेरे मम्मी डैड ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मदर है, उनको डिस्क प्रॉब्लम है, उन्होंने हम तीनों को संभाला। 2 मेरी बेटियां थी, एक तो बिल्कुल छोटी थी, 7 मंथ तक उन्होंने ही उसको पाला, मैं तो उसको उठा भी नहीं थी सकती। और इतना किया मेरी मदर इन लॉ ने, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मीन इसमें ये है कि अपनी फैमिली है जी, वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए। अकेला व्यक्ति है जो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डाइट का बहुत रहता है, थोड़ा है इसमें मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सारा दिन ये करो वो करो वो करो, मीन्स हमारा माइंड भी डिवर्ट होता है। अगर हम बैठे रहते तो हम अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं तो यही कहती, जो सर बोलते हैं उसको करो, अच्छे से फॉलो करो। 6-7 मंथ की बात होती है, उसके बाद तो हमारा आप ही मन करता है कि हम करें, क्योंकि हम मोटिवेट हो जाते हैं। और भगवान को, वाहिगुरु को जरूर, जिसको भी आप मानते हो वहाँ जरूर जाओ, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो अपने लिए निकालो। बोलते हैं ना कि जब आप पे दुख आता है तो अपना जो भी आप पूजा भक्ति करते हैं उसका टाइम है जो बढ़ा दो। अगर आप 2 बार पाठ करते हैं उसको 5 टाइम्स कर दो, उसको 10 टाइम्स कर दो। जो फल आपको 10 डेज में मिलेगा 1 डेज में मिल जाएगा। और भगवान हर एक चीज सुनता है, ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा विश्वास है।
आप वो जाके वहां पे अरदास करो। आपने जो भी बोलना अपने भगवान से बोलना और किसी से नहीं बोलना। जो भी आपके माइंड में है उनसे बोलो, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच। So we come to the end of this session. Any more questions, please? Stem cell. जी जी सब मैं मेरी किडनी समस्या है, किडनी समस्या है मेरी, किडनी में खा गया। मैं परसों से आया थी, पर मैं इसमें से कुछ हो रहा है जी। समस्या मेरी कुछ हो रहा मेरी तो दूसरा में आम मेरी जनता है उस समस्या में ये आप आगे आ जाइए। हम उनको मिलेंगे। रुक जाइए, मैं आपको मिलूंगा अभी। मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, वी वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर दमनप्रीत टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड टेल अबाउट हरसेल्फ एंड आइए प्लीज वेलकम डॉक्टर दमन। सत श्री अकाल एवरीवन। मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, so I'll speak in Punjabi. Dr. Pandita, I want to thank him for having me here today. आज पहले दिन, so मैं GI practice कर रही हूँ, but I'm trying to integrate जिन्हें integrative medicine ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ practice ਕਰਦੇ ਨੇ Ayurvedic medicine, I think ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ healing powers ਕਾਫੀ ਨੇ, because ਜਿਹੜੀ allopathic medicine ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ focus ਹੁੰਦਾ ਆ disease ਨੂੰ control ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ symptoms ਨੂੰ control ਕਰਨਾ, not cure ਕਰਨਾ। So just hoping कि in future the which I can ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ collaborate ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ like treatments ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ patients ਨੂੰ greater satisfaction ਮਿਲੇ। So thank you everyone for having me. Thank you. Please have a seat. आप सब ने पांडे सर से बहुत कुछ आज आई होप कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। मैं तो बीच में से चली गई थी। एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि कुलवीर के लिए हम एक बार फिर से ताली बजाएं, लेकिन मैं ये बताऊँगी कि किस लिए बजानी। वो ठीक हुई, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, हम सबको अच्छा लगा, हमने क्लैपिंग की। लेकिन एक चीज़ जो इनकी अपनी मेहनत, इनकी डेडिकेशन और जो इनकी अपनी एक तपस्या की तरह इन्होंने इसको फॉलो किया है, उसके लिए मैं चाहूँगी कि हम सबको जो है ना आज इसको बताएं। मुझे याद है कुलवीर जनरल वार्ड 14 में आप एडमिट थे और है ना, एज अ मदर आई कुड रिलेट कि बच्चे को दूर छोड़ के और खुद अलग रहना कितना मुश्किल होता है। बट बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आके पेशेंट उनसे मिलने ही आते हैं खाली सिर्फ, है ना। और बेसिकली आज भी आपने जो सुना या रोज भी हम जो बातें करते हैं, हम लोग किस बात पे आना चाह रहे हैं? हम लोग इस बात पे आना चाह रहे हैं कि जो समस्या है उसका समाधान परमानेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट मीन्स कि ठीक हो गए हैं, क्योर हो गए हैं। शी वॉज अवर पेशेंट, शी इज नॉट अवर पेशेंट एनीमोर। ये होना चाहिए। तो अगर एक चीज पर पेशेंट को लगा के जीवन भर हम उसको उसके साथ उसके गठबंधन कर दिया कि तुझे इसी के साथ जीना मरना है, 7 कसमें खा लो, तो वो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ? वो तो हम लोग दिन प्रतिदिन रोज पहले तो दवाई को देखते ही हमें लगेगा कि हम बीमार हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो दवाइयाँ खा के, जैसे सर आप पूछ रहे, तो वही दवाइयाँ खा के हमको उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से जो बीमारियां इन वेटिंग है, जिनका हम खुद भी इंतजार करते हैं, हमें पता होता है मैं ये दवाई खा रहा हूँ, बाद में इसका यही होने वाला, उसका आस पड़ोस के लोग ही बता देंगे कि तब तुम्हें ये वाली दवाई लेनी है। तो उस जो सारा चक्रव्यूह है उसमें से निकल कर ऐसा सही कुछ करना पड़ेगा जैसा कुलवीर ने किया, है ना, उस स्थिति में आने के लिए कि दवाइयों की हमें जरूरत ही ना पड़े और हम सचमुच में हील हो जाए, सचमुच में हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, हमारी चिकित्सा हो जाए, हम ठीक हो जाए। तो उसके लिए करने वाली चीजें बहुत सिंपल है। सुनने में शायद जब हम लोग बताते हैं लगता होगा कि इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी चीज कैसे हो सकती है, ये कैसे संभव है। नेचुरल है। हमारे दिमाग में ये प्रश्न अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा तर्क वितर्क बहुत अच्छा है, हम सोच पा रहे हैं चीजों को। लेकिन करना वही पड़ेगा
ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं या ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं मेरे सामने, अगर हम इनके पास बैठेंगे तो ये अपने बचपन की जो बातें बताएंगे, हमें वहां तक वापस जाना है और हमें वही करनी पड़ेंगी, तभी हम भी कभी ऐसे बुजुर्ग बन के यहाँ बैठे होंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर दमनप्रीत, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपने अपनी थेरेपीज में जाइए प्लीज, अपनी कोई थेरेपी आप मिस नहीं कीजिए। जिन पेशेंट का हेड डाउन टिल्ट होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस के साथ आपने करना है, उसको मिस नहीं करना।